दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का 9वां मॉडल सेट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इससे पिछले वाले मॉडल सेट यानी कि 8वां मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से जा करके आप 8वां मॉडल सेट को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों 8वां मॉडल सेट को बहुत सारे स्टूडेंट देख चुके हैं, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट उसको देख चुके हैं। तो आप भी जा करके उसको ज़रूर देखें। और दोस्तों इसमें हम लोग 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों इस पर हम 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर R/2 होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। दोस्तों किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है हवा, जल, शीशा और हीरा। दोस्तों तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। इसका अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। कहीं पे आपको पूछ देगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको याद रखना है 2.42, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो दोस्तों न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, और अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा और अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत होगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो दोस्तों प्रिज्म से गुजरने के बाद कौन सा रंग सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम झुकता है लाल रंग, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों निकट दृष्टि दोष अगर कोई आँख में है तो उसको हम लोग किस लेंस की सहायता से उसको संशोधित कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वो निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में चालक की लंबाई पर, उसके बाद बी है चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, यानी कि तीनों पर किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता है वो निर्भर करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। दोस्तों एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए पहला कथन क्या है, ए में कहता है कि विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत जनित यानी कि जनरेटर है या फिर डायनेमो है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए बी क्या दिया हुआ है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए सी देखिए, कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। तो दोस्तों ये भी सही है कि चुंबकीय बल रेखा है जो आपस में कभी नहीं काटती है। उसके बाद डी देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। दोस्तों यह गलत है, यानी कि हरे विद्युत रोधन वाला तार विद्युन्मय तार होता है, यह जरूरी नहीं है। यानी कि यह जो कथन है ऑप्शन डी में वो गलत दिया हुआ, यानी कि असत्य है, सॉरी सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कथन कैसा है, तो यह कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करता है। दोस्तों जो बाएं हाथ का मध्यमा उंगली होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। दोस्तों चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, इसको आपको याद रखना है। चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण, चुंबक के भीतर तो दक्षिण से उत्तर, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ यूरेनियम, सोडियम, कार्बन और इनमें से सभी। तो दोस्तों हम लोग नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा हम लोग यूरेनियम से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। दोस्तों कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, तो देखिए कली चूना को ही बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, CaO होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो दोस्तों कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर होता है ऑक्सीजन गैस। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaHCO3। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर सवाल, कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो देखिए लाल कौन करता है, जो अम्ल रहता है, यानी कि अम्ल रहेगा तो नीले लिटमस को लाल कर देगा और क्षार रहेगा तो लाल लिटमस को नीला कर देगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है और इसका पीएच मान होता है 10.5। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां सवाल, कहता है कि निम्न में से कौन अधातु चमकीला है। दोस्तों कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, आयोडीन होगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो अब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु के बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 8 होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 और 2 कितना हुआ? 8 हुआ। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 22 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटेनोन, जहाँ पे नॉन आ जाएगा, जहाँ पे नॉन आएगा वो हो जाएगा कीटोन का। जहाँ पे नॉन आएगा वो वहाँ पर कीटोन होगा, ऑल आएगा तो होगा अल्कोहल। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ये सब क्या है? यहाँ पर ब्यूटेनोन है तो यहाँ पर क्या होगा? कीटोन होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ अगर नाइट्रोजन का 2 परमाणु है तो इसके बीच में कितना बॉन्ड होगा। तो दोस्तों नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना आबंध होता है? तो 3 आबंध होता है, यानी कि त्रिआबंध। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र। दोस्तों एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और 2n+2 एल्काइन का और 2n-2 किसका है? तो 2n-2 सॉरी 2n+2 क्या किसका होगा? एल्केन का होगा। और 2n-2 किसका होगा? तो एल्काइन का होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है? 7 है। आवर्त कितना है? 7 है। वर्ग कितना है? 18 है। अगर आपको वर्ग पूछे तो 18 होगा, आवर्त पूछे तो 7 होगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 26 नंबर सवाल। देखिए 26वां सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों समूह में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? परमाणु का साइज होगा वो बढ़ता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां क्वेश्चन। देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। दोस्तों कहता है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाइपेज, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, यानी कि सामान्य प्रकुंचन ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 120 mm, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 29वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि भोजन का वहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का वहन जाइलम के द्वारा होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। देखिए कलम माने क्या होता है? तो उसका कलम यानी कि देखिए कोई पेड़ है, उसका हम एक उसका जो एक कलम कहने का मतलब वो उसमें का जो डाली होगा उसको अगर हम लोग काट के रोप देंगे तो वह एक नया पेड़ बन जाता है। उसी को कहा जाता है कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी कि उसका जो डाली होता है उसके द्वारा नया पेड़ बन जाना, यानी कि उसके द्वारा नया पौधा का निर्माण हो जाना, उसको कहा जाता है कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन है वो किस में होता है? तो दोस्तों वो गुलाब में होता है। आप लोग गुलाब का
अगर आप लोग डाली कहीं पे खोस दीजिएगा गमला में तो वह नया पेड़ के रूप में तैयार हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 31वां कहता है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। दोस्तों कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो जो कालाजार बीमारी है वो किसके द्वारा होता है, तो लेशमानिया के द्वारा होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 32 नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन द्विलिंगी पुष्प है। दोस्तों इनमें से कौन द्विलिंगी पुष्प है, तो देखिए इसमें जो गुलाब का पुष्प है वो द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल कहता है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। दोस्तों मानव में घ्राणग्राही कहाँ स्थित होता है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाक में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, नाक में स्थित होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 34 नंबर सवाल कहता है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। दोस्तों हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो सभी प्रमस्तिष्क से नियंत्रित होती है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो हमारा आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन है, तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स और पुरुष में होता है एक्स वाई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एक्स एक्स। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। दोस्तों कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो देखिए प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन और टिश्यू पेपर। तो इसमें जैव निम्नीकरण कौन है, टिश्यू पेपर है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आहर तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। दोस्तों आहर और पाइन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो वही बताना है कि किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बिहार का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आहरा और पाइन जो है वो बिहार का है। चलिए उसके बाद देखते हैं 40 नंबर सवाल। देखिए 40वां सवाल कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कम उपयोग, उसके बाद है पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, और डी दिया हुआ इनमें से सभी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। दोस्तों मलेरिया परजीवी कौन है, तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है। दोस्तों निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो देखिए कोयला, उसके बाद लकड़ी, पेट्रोलियम और बायोमास। दोस्तों इसमें जो उत्तम ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, बायोमास है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि सल्फर परमाणु की बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। अब देखिए सल्फर का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 2 8 10 और तीसरा कक्षा में कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 44 नंबर सवाल बहुत आसान है। कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसको हम बहुत बार बताए हैं, तो आप बताइए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि कितने वेश्म होते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 4 और 5। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और दोस्तों साथ में आप लोग ये भी कॉमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में मृत जीवी पोषण पाया जाता है, यानी कि वह मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों कहता है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए जो एल्केन समूह होगा वह संतृप्त होगा, और एल्किन और एल्काइन समूह होगा तो वह असंतृप्त होगा। तो देखिए इसमें CH4 और C2H6 दोनों क्या है, दोनों है जो एल्केन समूह का हाइड्रोकार्बन है। और बाकी देखिए दूसरा हो गया एल्किन का, तो ये कैसा होगा, असंतृप्त होगा, यानी कि अनसेचुरेटेड होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 47 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों दूर दृष्टि को हम लोग, यानी कि दीर्घ दृष्टि को हम लोग किस लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं, तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। दोस्तों अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो देखिए अमीबा में क्या होता है, देखिए अमीबा इस तरह से होता है। तो इसमें क्या बना होता है, कूटपाद बना होता है, और इसी के द्वारा अपना यह भोजन पकड़ता है, यानी कि अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी कि वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों जो लाइपेज होता है वो वसा पर क्रिया करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 52 नंबर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि मछली का श्वसन अंग है। दोस्तों मछली का श्वसन अंग कौन है, आप लोग जानते हैं कि जो मछली है वो गलफड़ा से सांस लेता है, यानी कि गिल्स से लेता है। इसी को इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 53 नंबर सवाल बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कहता है कि तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किस आवर्त के फलन है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की, कहता है कि क्षैतिज, यहाँ पर देखिए क्षैतिज छूट गया है, क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार था, यानी कि इस तरह से जो खड़ा खड़ा कतार है, सॉरी क्षैतिज नहीं हुआ, यह ऊर्ध्वाधर हो गया। क्षैतिज देखिए इस तरह से होता है। तो क्षैतिज कतार को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आवर्त कहते हैं। क्षैतिज कतार को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और आवर्त की संख्या कितना है, 7 है। और जो ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि इस तरह से होता है, खड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं समूह, यानी कि वर्ग कहते हैं। और वर्ग कितना है, तो वर्ग टोटल 18 है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कहता है कि फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। दोस्तों फ्राइंग पैन यानी कि जो जिसको हम लोग साधारण भाषा में हम लोग तवा कहते हैं, गांव देहात में क्या कहते हैं, तवा कहते हैं, उसी को फ्राइंग पैन कहा जाता है। तो जो लोहा का तवा होता है उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग कौन सी विधि उपयुक्त करेंगे, तो देखिए ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, और इनमें से सभी। तो दोस्तों जो 55 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि हम लोग तीनों विधि से उसको जंग से बचा सकते हैं। यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से
किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों किस धातु को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो हम लोग सोडियम को और लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में सोडियम दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? दोस्तों चूने का जो पानी होता है उसको कौन सा गैस है वो दूधिया कर देता है, यानी कि दूध जैसा उजला बना देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो चूने जल को दूधिया बना देता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 58 नंबर सवाल कहता है कि टर्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? दोस्तों टर्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इमली। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिसका अनुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि इसी को 1/2 H2O भी हम लोग कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम लोग धातु को और अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जिंक के जगह पर कोई भी धातु रहे और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के जगह पर कोई भी अम्ल रहे, तो अगर हम लोग धातु और हम लोग अम्ल के बीच में अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलता है? तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी कि H2 गैस। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न देखिए कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? दोस्तों कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका अनुसूत्र क्या होता है? Ag होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के को किसने खोजा था? दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ऑरस्टेड ने खोजा था। किसने खोजा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को? ऑरस्टेड ने खोजा था, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों हम इसको पहले बता चुके थे, एक ऑप्शन में आया था कि जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? दोस्तों सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इसमें कौन है? तो अल्युमिनियम, जिंक, लोहा और मैग्नीशियम। तो इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा कौन? तो देखिए इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा लोहा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 6 है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं। दोस्तों त्रिआबंध किस में होते हैं? तो एल्काइन में होता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन है? तो एल्काइन है और एल्किन है। तो एल्किन में होता है, एल्किन में होता है डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन जो एल्केन होता है ये सिंगल बॉन्ड होता है, और यह असंतृप्त नहीं, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एथेनॉल का अभिक्रियाशील मूलक का सूत्र है। दोस्तों एथेनॉल, तो देखिए यहाँ पर नॉल आ रहा है, यानी कि यह क्या है? तो अल्कोहल है। नॉल जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा? अल्कोहल होगा। तो 68 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? OH होगा, यानी कि अल्कोहल का।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 69 कहता है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों स्टोमाटा जो पत्ती में पाया जाता है, जो पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है स्टोमाटा, कहता है कि उसको खुलने और बंद होने की जो क्रिया है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसको कौन नियंत्रित करता है, तो इसको द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान है। कहता है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तो नेफ्रॉन है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि मानव का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। तो उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क है यानी कि किडनी है। उसके बाद देखिए कहता है कि एंड्रोजन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिए, नाम क्या है, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन है वो नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन का उसमें क्या हो रहा है, योग हो रहा है। और जब कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो जब कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपचयन कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए 74 नंबर सवाल। कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है। दोस्तों अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र, धोने वाला सोडा का आपको याद रखना है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, यह अम्ल है। यानी कि जो मधुमक्खी होता है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से, घेघा रोग होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। दोस्तों कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा वृद्धि हार्मोन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अमीबा में, कहता है कि अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। दोस्तों अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विखंडन के द्वारा। यानी कि इसमें क्या होता है, अमीबा, एक अमीबा 2 3 4 अमीबा में टूट जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है, विखंडन होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखिए अंतिम प्रश्न। कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। दोस्तों फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा करके आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। दोस्तों उसको बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं, तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखें।